वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जो टॉपिक है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, इसके पहले अपन ने जो लास्ट 2 लेक्चर हुए थे अपने, उसके अंदर अपन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन डिस्कस किया था। आज हमारा है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ब्रिटिश शासन ने इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं कर रखी थी, जैसे जमींदारी प्रथा है या आपने देखी होगी चकबंदी वगैरह, बाद में अपन ने सही किया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर की भारतीय कृषि के अंदर सुधार। भाई इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जैसे मानसून पे डिपेंड रहते हैं, इरिगेशन की आवश्यकता होती है अपन को, जो रूरल डेवलपमेंट में रूरल एंड एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रेडिट की आवश्यकता होती है उसको पूरा करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म किए उससे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई, साथ में प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज हुआ। जो किसान है सबसे ज़्यादा डिपेंड जो एग्रीकल्चर पे ही रहते हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा मिला। तो अपने सबसे पहले देखिए लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म एक तरह से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कह सकते हैं इसे हम। इसमें सबसे पहले है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। कहने का मतलब किसान और सरकार के बीच में जो मीडिएटर होते हैं उनको सरकार ने सबसे पहले हटाया। फर्स्ट रिफॉर्म क्या रहा गवर्नमेंट के द्वारा कि सरकार ने रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये क्या होता था कि पहले जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन ने एक जो किसान होते थे उनके बड़े बड़े जो खेत वगैरह होते थे उनके ऊपर एक जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था। गांव वगैरह के अकॉर्डिंग एक जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था। जमींदार क्या करता था, किसानों से लगान के रूप में पैसा कलेक्ट करता और वो सीधा ब्रिटिश शासन तक पहुंचा देता और वो फिक्स होता था। कहने का मतलब किसान अपनी ज़मीन के ऊपर जहाँ पर भी वो कृषि कर रहा है उसके ऊपर मेहनत करता है। मान लीजिए उसने 100 क्विंटल के लगभग अनाज का प्रोडक्शन किया और 60 क्विंटल के लगभग जमींदार ने वहाँ से लगान के रूप में ब्रिटिश शासन को दे दिया। फिक्स है, जो भी परसेंट है वो फिक्स है, 60% है। अब वहाँ पर किसान ज़्यादा मेहनत करके अगर 200 क्विंटल के लगभग ये भी अनाज का प्रोडक्शन करेगा तो लगभग 120 के लगभग 130 के लगभग वहाँ पर ब्रिटिश शासन के पास में अनाज चला जाएगा। तो किसानों के अंदर जो एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का या प्रोडक्शन इंक्रीज करने का या मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए था, वो वहाँ पर उनसे मिल नहीं रहा था। सिंपल सी बात है कि आप कितनी भी मेहनत करो, आपकी जो मेहनत का फल है, रिटर्न है, जो आप गेहूं या जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसके रूप में जो आपको मिलता है, लास्ट में वो ब्रिटिश शासन की तरफ चला जाता था। तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, उन जमींदारों को हटा दिया। इन एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स कर दिया गया। कहने का मतलब मीडिएटर्स को यहाँ से हटा दिया गया, जिससे किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट से कन्विंस कर सके। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। It refers to fixing the maximum amount of land that one can hold. कहने का मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले कुछ बहुत सारे किसानों के पास बहुत बड़ा लैंड का पार्ट होता था, भूमि का टुकड़ा होता था। बहुत सारे किसानों के पास भूमि होती ही नहीं थी। कुछ किसान ऐसे होते थे जिनके पास जो भूमि का टुकड़ा है वो छोटा होता था। तो गवर्नमेंट ने बाद में जो मैक्सिमम अमाउंट है लैंड का वो फिक्स कर दिया कि हाँ, आपके पास ज़्यादा है, आपको उस फिक्स अमाउंट पर आना होगा। आपको अगर जो फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट ने तय किया है, अगर उससे अमाउंट ज़्यादा है लैंड का, तो आपको उस गवर्नमेंट के द्वारा वो कम करवा कर उस फिक्स अमाउंट तक ले जाया जाएगा और जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा वो जिन किसानों के पास में लैंड का पार्ट नहीं है उनको दे दिया जाएगा। कहने का मतलब देश में इक्विटी लाने की कोशिश की गई। इक्विटी, इक्वलिटी
कि संतुलन बना हुआ रहे कि बहुत बड़े किसान हैं जिनके पास ज़मीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं और बहुत कुछ ऐसे किसान भी जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है, ठीक है, भूमि नहीं है, लैंड पार्ट ऑफ लैंड है ही नहीं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग कर दी, एक मैक्सिमम अमाउंट तय कर दिया, उस मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ही आप लैंड रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप लैंड अपने पास में नहीं रख सकते, ठीक है। तो जो बड़े किसान होते थे बड़ी बड़ी ज़मीनें रोक कर रखते थे, ठीक है, तो उनसे गवर्नमेंट ने भूमि अपने पास ली और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसके पास में ज़मीन नहीं थी। तो इक्वलिटी लाने की कोशिश की गई एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। आपने देखा होगा कि किसी ए पर्सन के पास में अगर 100 बीघा के लगभग कृषि भूमि है, मान लीजिए उसके 2 बेटे होते हैं, तो जब उनके बीच में डिवाइडेशन होता है तो कितनी कितनी हो जाती है, 50-50, ठीक है। उस एक के 2 बच्चे हुए, उनके पास 50-50 बीघा के रूप में अपन ने लैंड जो भूमि का टुकड़े हैं भूमि है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद में उसमें उन दोनों भाइयों के भी 2-2 बच्चे हुए, तो 50 पे फिर वापस से डिवाइड हो गई 25-25 में, उनके फिर वापस से 2, तो वो 25 और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कहने का मतलब भूमि का जो एक बड़ा टुकड़ा होता था वो छोटा होता गया, भूमि का टुकड़ा छोटा होता गया। कि आप भी जानते हो कि एक छोटे पार्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, कहने का मतलब ट्यूबवेल है या इरिगेशन के लिए है, या मान लीजिए ट्रैक्टर वगैरह का यूज वगैरह है, या वहाँ पर जो लेबर वगैरह लगानी होती है, तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप एक साथ एक बड़े टुकड़े के ऊपर कृषि करते हैं और एक छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर कृषि की जाती है, तो वहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको सबको जोड़ दिया और किसानों को कहा गया कि आप लोग यहाँ पर एक साथ कृषि कीजिए, आपकी जो भी दीवारें हैं या जो लिमिटेशन आपने तय कर रखी है उसको हटा दीजिए, एक साथ आप एग्रीकल्चर कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए वहाँ पर, और लास्ट में उसको पार्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कहने का मतलब आपकी कॉस्ट बहुत कम आ गई, कॉस्ट कम हो गई कि आप एक तो कहने का मतलब 50 बीघा के अंदर एक आपने ट्यूबवेल लगा रखा है, ट्रैक्टर वगैरह अप्लाई कर रखा है, कुछ लेबर लगा रखी है, एक 50 बीघा को ही अपन ने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है 10-10 बीघा के हिसाब से, तो वहाँ पर 5 भागों में डिवाइड होने की वजह से वहाँ पर 5 ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि सब अलग अलग ट्रैक्टर यूज में लेंगे। इरिगेशन के लिए भी आपको अलग अलग ट्यूबवेल वगैरह लगवाने होंगे, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे भूमि के उन सबको जोड़ दिया और जोड़ कर एक बड़ा टुकड़ा बना दिया, और बड़े टुकड़े के ऊपर आपने कृषि की, और जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन को सभी के अंदर जो भी जिनके उस बड़े टुकड़े में जो भी पार्ट थे उसके अकॉर्डिंग उनको उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, तो कॉस्ट कम हुई और बेनिफिट ज़्यादा हुई, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट है ऑपरेटिव फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप जो भी, कहने का मतलब अपन एग्रीकल्चर करते हैं तो अपन जब खाद बीज वगैरह जो कहने का मतलब कम ज़मीन के लिए या कम कृषि करने के लिए कम संख्या में या कम यूनिट्स के अंदर अपन जब डिमांड करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें महंगी मिलती हैं। जब आप ऑपरेटिव सिस्टम, कहने का मतलब आप लोग कुछ किसान वगैरह मिलकर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो सामने वाली फर्म से वो कम पैसों में मिल जाती है। जैसे बीज वगैरह है जो भी है, अपन एक साथ अगर कहीं से ख़रीदते हैं और कुछ किसान मिलकर 15, 20, 25 जो भी फार्मर्स हैं वो अगर एक साथ जॉइंट होकर अगर मान लीजिए डिमांड करते हैं तो वहाँ पर उनकी तरफ से जो कॉस्ट आएगी वो डाउन आएगी। भाई 100 रुपीज़ में जो मिल रहा था वो उनको 70 या 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। साथ में इसके अलावा वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको भी जॉइंट करके, कहने का मतलब प्रोडक्शन को एक जगह करके भी बाद में मार्केट में सेल करेंगे तो उनको प्राइस वगैरह अच्छी मिलेगी, ठीक है। एक तो ये रिफॉर्म थे, रिफॉर्म। नेक्स्ट है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में था कि गवर्नमेंट के द्वारा
भाई देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे कुछ स्पेंड किया, पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया। अब वो इन्वेस्टमेंट किन किन कामों के अंदर किया गया? सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया की? इंडिया की एक तो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो लगभग 80% लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो लगभग 44-45% के लगभग अब इस समय एग्रीकल्चर के अंदर लोग वर्क कर रहे हैं या डिपेंड है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में डिपेंड थे, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो मानसून पे डिपेंड था। अगर बारिश बहुत अच्छी हो गई, प्रोडक्शन अच्छा हो गया, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, आपको इनकम अच्छी हो गई, आपकी इकोनॉमी भी उसी के अकॉर्डिंग हो गई। भाई इकोनॉमी भी डिपेंड करने लग गई थी एग्रीकल्चर पे उस समय, क्योंकि सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था वो था एग्रीकल्चर, इनकम का जो सोर्स था वो था एग्रीकल्चर। तो इनडायरेक्टली अपन डिपेंड किस पर हो गए? मानसून के ऊपर। अगर मानसून अच्छा होगा तभी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्पेंड किया इरिगेशन पे। अब इरिगेशन फैसिलिटी में अगर देखें तो 1951 में 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी परमानेंट जो सिंचाई या परमानेंट इरिगेशन था उसमें लगभग 17% लैंड कवर कर ली गई थी 1951 में। जो अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है 2010 के अंदर वो लगभग 35% के लगभग इस समय है कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक ने 2010 में अभी रिपोर्ट तैयार करके दी थी, उसमें कहा गया था कि इंडिया की 35% पर लैंड पर इरिगेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, परमानेंट इरिगेशन। वहाँ पे कहने का मतलब पूरे साल भर आपको किस सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप मानसून पे डिपेंड नहीं रहेंगे, मानसून के ऊपर डिपेंड आप नहीं रहेंगे। आपका जो प्रोडक्शन है आप वो मानसून की जगह आपकी जो इरिगेशन है, परमानेंट इरिगेशन जो कर दी गई है उस पर डिपेंड रहेंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्र में चाहे एग्रीकल्चर हो या रूरल डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो ऋण की व्यवस्था होती थी, पहले क्या करते थे लोग सेठ साहूकारों से ऋण से लोन लेते थे। अब सेठ साहूकार जब आपको लोन देते थे तो वो परसेंट भी डबल लगा देते हैं, और कहने का मतलब एनुअल की जगह वो पर मंथ इंटरेस्ट लेते थे। जैसे मान लीजिए 4% इंटरेस्ट रहेगा तो पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया भाई? 48 रुपीज़ हो गए 100 के ऊपर लगभग। अगर 4% अगर एनुअल होता तो ठीक है, 4% के साथ 4 रुपये। भाई कहने का मतलब है कि उस समय जो व्यापारी होते थे, सेठ साहूकार वगैरह होते थे, वो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को लोन देते थे। अब वो वहाँ पर उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट थी वो एक तो हाई लगा देते, दूसरा वो जो इंटरेस्ट लेते थे वो एनुअल की जगह मंथली लेते थे। तो आपके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर आपको जो पैसा है वो एक तरह से कह दिया जाए कि एक साल में आपका पैसा ही डबल हो रहा है, आप जितना पैसा ले रहे हो लगभग उतना ही पैसा आप ब्याज के रूप में दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी होता था। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड हैज बीन सेटअप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट इन 1982। जैसे आरबीआई होता है, कॉमर्शियल बैंक सब उसके अंडर में होते हैं, वैसे ही जो ग्रामीण बैंक होते हैं, रूरल बैंक्स वगैरह होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा बैंक होता है जो उनको पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है यानी लोन वगैरह देता है, वो होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्र रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट आपको देता है उसका सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, ठीक है। 1982 में इसको स्टेबलाइज किया गया। अब नाबार्ड क्या वर्क करता है कि जो भी ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक्स हैं, उनको पैसा देता है, उनकी डिमांड पूरी करता है, साथ में
रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लोन भी सैंक्शन करता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो कहने का मतलब दो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, एक सिंचाई की प्रॉब्लम सोल्व हो गई इरिगेशन की, और साथ में दूसरी क्रेडिट की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। कि पहले सिंचाई यानी अपन मानसून पे डिपेंड रहते थे, अब मानसून कंफर्म नहीं था कि आ भी जाए और नहीं भी आए, कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्रेडिट था, अब अगर लोन लेते थे तो किसान लोन लेने के बाद में ब्याज के ऊपर ब्याज जो अप्लाई करता था सेठ साहूकार, उसकी वजह से वो अपनी ज़मीन तक खो देते थे। कहने का मतलब किसी किसान ने अगर अपनी ज़मीन के ऊपर लोन लिया किसी कारणवश, तो सामने वाला जो सेठ है या साहूकार है वो उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता जाता और कुछ सालों के अंदर ही उसकी ज़मीन हड़प लेता या ले लेता था। किसान उसका जो भुगतान है वो कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उसको साथ में ज़मींदार को भी अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो देना पड़ रहा है, साथ में ब्याज है वो साहूकार को देना पड़ रहा है, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा रहा है, तो किसान हर तरफ से परेशान रहता था। तो गवर्नमेंट ने दो वर्क किए, इरिगेशन कर दिया, साथ में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी ऋण की भी व्यवस्था कर दी, जिससे किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट वगैरह है वो आसानी से खरीद सके, अपने वर्क कर सके। ठीक है, इसके अलावा है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। रेगुलेटेड मार्केट कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है और उस किसान उसको जब सेल करने के लिए मार्केट में जाता है, तो मार्केट में कई बार आपने देखा होगा उसको प्राइस अच्छी नहीं मिलती, डिमांड कम हो जाती है अचानक से, तो कॉस्ट तो उसकी अच्छी खासी लगी है वहाँ पर, उसने कॉस्ट लगाई, अप्लाई की, लागत लगाई, मेहनत की, उसके बाद में जब वो मार्केट में लेकर आया तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से देश में उस प्रोडक्ट की या जो भी खाद्यान्न है, फूड ग्रेन है, उसकी प्राइस बहुत डाउन हो गई। अब डाउन हो गई तो किसान को तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट कहने का मतलब मार्केट के अंदर जो डिमांड का जो फोर्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या उससे डिमांड कम ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो किसानों की जो खाद्यान्न या फसल का जो प्रोडक्शन मार्केट में आता है उनको लॉस नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह तय कर दी। कि जैसे मैं कह दूं कि अगर जो भी आपका प्रोडक्शन होगा वो मिनिमम लगभग, जैसे मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं 10 रुपये किलोग्राम के हिसाब से तो गवर्नमेंट लेगी। अब 10 रुपये किलोग्राम के हिसाब से तो गवर्नमेंट लेगी, अगर आपको मार्केट में 10 रुपये से ज़्यादा कहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर सेल कर दीजिए, लेकिन 10 रुपये से अगर कम मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट को सेल कर दीजिए। कहने का मतलब किसान सिक्योर हो गया, किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट की डिमांड कम हो जाए ज़्यादा हो जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम जो उसकी कॉस्ट वगैरह, उसकी मेहनत वगैरह, उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद में मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर किसान अपना जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट को दे रहा है तो वहाँ पर उसको कोई लॉस नहीं, क्योंकि उसमें बेनिफिट वगैरह सब जोड़ लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा कीमत अगर मिल रही है मार्केट में तो वहाँ सेल कर देगा, उससे कम मिल रही है तो गवर्नमेंट को सेल कर देगा। तो कहने का मतलब है कि किसानों का एक इनडायरेक्टली इंश्योरेंस हो गया प्रोडक्शन का, कि हाँ आपका जो प्रोडक्शन है वो कन्फर्म है कि मार्केट में वो सेल होगा, उसमें कॉस्ट, आपका बेनिफिट, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपकी मेहनत वगैरह सब कुछ कवर करके वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। नेक्स्ट इसी में है कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। मैंने अभी पहले भी बताया था, ये रहा ऑपरेटिव फार्मिंग और ये कोऑपरेटिव, कि सभी लोग आपस में मिलकर अपनी जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, उसको इकट्ठा करके मार्केट में सेल करने पहुँचे। कहने का मतलब मान लीजिए कोई किसान है वो केवल 2 क्विंटल अनाज का प्रोडक्शन करे और उसको मार्केट में सेल करेगा तो उसको अच्छी कीमत नहीं मिलती। लेकिन मान लीजिए किसी रूरल एरियाज के 100-150 किसान हैं, वो अपनी जो भी प्रोडक्शन उनके पास हो रहा है उसको अगर कलेक्ट कर ले, इकट्ठा कर ले, और बाद में पता चलता है कि लगभग 2 या 3 हज़ार क्विंटल के लगभग प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसको अगर वो सेल करने जाए वहाँ पर तो उनको जो प्राइस है वो बहुत अच्छी मिलती है। कहने का मतलब जो बार्गेनिंग का पावर है
ठीक है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर आप इकट्ठा प्रोडक्शन करके अगर मार्केट में सेल करने जाते हैं तो आपकी जो शर्तें हैं, कंडीशंस है, वो आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिवली हो जाती हैं, आप अपनी कीमतों पर उनको सेल कर पाते हो। लेकिन प्रोडक्शन कम होता है और उसको अपन सेल करने जाते हैं तो मार्केट में सामने वाला जो बायर है या जो विक्रेता है वो आपको दबाकर या आपकी प्राइस को कम लगाकर आपको देने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब यही है सिंपल सा कि कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी कि आप अपने प्रोडक्शन को कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए और उसको बड़ी यानी एक लार्ज पैमाने पे या कहने का मतलब बड़े स्तर पर अगर प्रोडक्शन को अपन सेल करते हैं तो आपको मार्केट में प्राइस अच्छी मिल जाती है। ठीक है, ये रिफॉर्म्स थे। अब रिफॉर्म्स के अलावा कोजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी क्यों होती है, क्या रीजन है कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी है। सबसे पहले जनरल कोजेज हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। अपने इंडिया के अंदर वेस्टलैंड वगैरह को माइनस करने के बाद में, यानी कहने का मतलब जो जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, बहुत सारी लैंड है ऐसी जहाँ पर डेजर्ट वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। उसके बाद में जो एग्रीकल्चर वगैरह है के लिए उपयुक्त भूमि है जैसे यूजेज है, वहाँ पर हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड कि पॉपुलेशन अपनी इतनी ज़्यादा है कि आपका जो भूमि का टुकड़ा है कृषि करने का वो आपके लिए बहुत कम हो जाता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि हाँ वहाँ पर वो जो अलग अलग टुकड़े हैं छोटे उनको ऐड करके आप कृषि कर सकते हैं। लेकिन भी प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। कोई भी ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि छोटे किसान है वो अपनी छोटी भूमि जो छोटा टुकड़ा है भूमि का उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े किसान अपनी बड़ी भूमि के ऊपर कर रहे हैं। तो या अलग अलग टुकड़े हैं बहुत छोटे छोटे तो सब अलग अलग कृषि कर रहे हैं, आपस में उनको ऐड नहीं करते, प्रैक्टिकली ऐड नहीं करते। गवर्नमेंट ने कोशिश की है लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। इंडियन फार्मर्स आर पुअर एंड इलिटरेट। आपने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए सुना होगा। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। कहने का मतलब आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। व्यापारी फसलें भी बोल सकते हैं जैसे उनको, बहुत सारी ऐसी हैं। तो वहाँ पर तिलहन वगैरह है, चाय वगैरह है, तो ये पैसा आपको ज़्यादा देती है, आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको पैसा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर इंडियन फार्मर होते हैं वो पुअर होते हैं, इलिटरेट होते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको रिटर्न भी कम मिलते हैं। साथ में इलिटरेट है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में जो किसान समझ नहीं पाता। अगर शिक्षित होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं एग्रीकल्चर के, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट के लिए भी आते हैं, साथ में वो जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी बताए जाते हैं। उनको समझ नहीं पाते, इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन वगैरह भी डाउन होता है, प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती है। ठीक है, बहुत सारे कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें किसान जान नहीं पाते, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो बहुत डाउन होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉन फार्म सर्विस। कहने का मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब टमाटर की आवश्यकता नहीं होती, जब प्याज की आवश्यकता नहीं होती, डिमांड कम होती है, लेकिन प्याज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। अब प्याज का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है या जो भी फसलें हैं उनका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं है उस समय, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा अगर वे बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह बना दिए जाएँ, ठीक है, जैसे इंडियन फूड कॉरपोरेशन भारतीय, ठीक है, तो वहाँ पर अगर ये स्टॉक कर दिए जाए और बाद में जब डिमांड उस समय सेल किए जाए तो किसानों को कोई लॉस नहीं होता। लेकिन इन सर्विसेज की कमी है। कहने का मतलब कि जहाँ पर हम स्टॉक कर सकें ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कम प्रोवाइड करी जाती। कई बार ऐसा भी होता है आपका फूड ग्रेन है, खाद्यान्न वगैरह है, वो मंडियों में ओपनली पड़ा रहता है और जैसे वर्षा, कहने का मतलब बरसात वगैरह आती है उस समय वो सारा भीग जाता है या ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आपकी स्टॉक सर्विस इंक्रीज की जाए। बी है इंस्टीट्यूशनल कोजेज, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, लैंड ट्यूनर और सिस्टम। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग अभी बताया मैंने कि आपकी जो लैंड के पार्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसकी वजह से प्रोडक्शन वगैरह बहुत कम होता है। लैंड ट्यूनर सिस्टम। इसके अलावा सी है टेक्नोलॉजिकल कोजेज। आपके आज भी यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अभी भी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे किसान ऐसे हैं
जो पैसों की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में या तकनीक में क्या होता है कि प्रोडक्शन आपका बहुत कम आता है, समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी डाउन रहती है, ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, आपकी जो इरिगेशन की फैसिलिटी है उसमें भी कमियां हैं बहुत सारी। अभी तक भी सभी किसानों तक इरिगेशन सिस्टम अप्लाई नहीं हो पा रहा है। हर साल जब अपन बाढ़ से परेशान रहते हैं तो वहाँ पर डैम वगैरह बनाकर अपन आसपास के जो एरिया वगैरह हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम से अगर गवर्नमेंट आगे अप्लाई करती है तो देश के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.